Hello, my dear students, class 9th, CBSE, History, chapter number 3. Chapter number 3, Nazism and Rise of Hitler. इस चैप्टर में हम बात कर रहे थे नाजी कल्ट ऑफ मदरहुड के बारे में। इससे पहले वाले एपिसोड में मैंने आपका ये पॉइंट क्लियर किया था। तो आज हम आपके सामने द आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा पॉइंट और ऑर्डिनरी पीपल एंड द क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। इसके बारे में आपसे बात करते हैं। तो सबसे पहले एक छोटा सा पोस्टर दिया गया है, इस पोस्टर को देखते हैं। ये एक पोस्टर है जो कि बताता है कि जर्मन किसान के ऊपर दिया गया है कि तुम जो है ना वो सिर्फ हिटलर के हो, तुम सिर्फ हिटलर के हो। और क्यों लिखा हुआ है, आज जर्मन किसान दो भयानक बातों के बीच में पिस रहा है। एक खतरा अमेरिकी अर्थव्यवस्था यानी बड़े पूंजीवाद का है। अमेरिकी अर्थव्यवस्था बहुत बड़ी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, तो इसके पूंजीवाद का है। और दूसरा खतरा बोल्शेविज्म की मार्क्सवादी अर्थव्यवस्था का है। तो दो जगह से फंसा हुआ है। बोल्शेविज्म तो वो कहता है कि क्या पूंजीवाद और बोल्शेविज्म दोनों हाथ मिलाकर काम करते हैं, या ये दोनों ही यहूदी विचारों से जन्मे हैं और विश्व यहूदीवाद की महायोजना को लागू कर रहे हैं। तो किसानों को इन खतरों से कौन बचा सकता है? तो एक ही व्यक्ति बचा सकता है, और वो कौन? हिटलर, नाजिज्म। केवल राष्ट्रीय जो समाजवाद है ना, 19 जो है ना, कौन बचा सकता है? केवल राष्ट्रीय समाजवाद बचा सकता है। तो 1932 में ये एक पर्चा छपा था, एक पैम्पलेट छपा था जो कि नाज़ी विचारधारा को दिखाता था। तो इसके बारे में था। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण डेट्स दी गई हैं, इनके बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा। और नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, मैंने जैसे बताया आपको कि आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा के बारे में था, तो उस टॉपिक की थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो आज हम सब लोग आपके बारे में थोड़ा बात करते हैं इसी चीज़ पर लेकर। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए। तो ये जो हमारा पॉइंट है, आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा, जो प्रचार की कला, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया था। ये चीज़ पॉइंट कंप्लीट हो चुकी थी हमारी कि किस तरीके से यहाँ पर यूथेनेशिया होता था, किस तरीके से एवैक्यूएशन होते थे, शब्दों का अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया जाता था, उसका चयन कैसे होता था, संक्रमण मुक्ति, ऐसे शब्दों का वो इस्तेमाल करता था जो किसी को समझ में नहीं आते थे। गैस चैम्बरों के जो स्नान घर होते थे उन्हें संक्रमण मुक्ति केंद्र के नाम से पुकारा जाता था। वहाँ पर ऐसा लगता था जैसे नकली फव्वारे लगे हुए हैं, है ना। तो इस प्रकार के कार्य होते थे। ये जो रटी रटाई जो छवियाँ थीं, इसके रूप में उनका मजाक उड़ाया जाता था। उन्हें अलग अलग नामों से पुकारा जाता था। उनके लिए एक फ़िल्म बनी थी यहूदियों के लिए, एटर्नल ज्यू नामक, जिसमें उनको एक ख़ास तरीके से प्रस्तुत करके दिखाया गया था। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं भड़काती थीं। किनको भड़काती थी? लोगों को भड़काती थी, यहूदियों के खिलाफ। तो यहूदी जो थे वो इस प्रकार से प्रदर्शित किए जाते थे। और जिस तरीके से हम देखते हैं, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं लोगों को, जो यहूदी समाज था, उसे नीचे करने के लिए था। नेक्स्ट हमारा पॉइंट शुरू होता है आम जनता और मानवता के खिलाफ अपराध के बारे में, यानी ऑर्डिनरी पीपल के बारे में, और द क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के बारे में। तो हम जब नाज़ी विचारधारा के बारे में बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि आम लोगों की प्रतिक्रिया क्या रही होंगी उस समय। तो बहुत सारे लोग नाज़ी जो शब्दाडंबर था या धुआंधार जो प्रचार था, उसका शिकार होते चले गए। यानी थ्रू नाजीज आइज स्पोक देयर माइंड इन नाजीज लैंग्वेजेस, देखा जाए तो, है ना, समझा जाए तो। और दे फेल्ट हेट्रेड एंड एंगर सर्ज इनसाइड देम व्हेन दे सॉ समवन हु लुक्ड लाइक अ ज्यू। ऐसा लगता था जैसे कि वे दुनिया को नाज़ी नज़रों से देखने लगे हैं, अपनी भावनाओं को नाज़ी शब्दावली में व्यक्त करने लगे हैं। अगर उनका किसी यहूदी से आमना सामना होता था ना, तो ऐसे समय में उन्हें अपने भीतर गहरी नफरत और गुस्से का एहसास होता था। They marked the houses of Jews and reported suspicious neighbors
दे genuinely believed Nazism would bring prosperity and improve general well-being. क्या लगता था उन्हें? उन्हें ये महसूस होता था कि यहूदियों के जो घर थे ना, उनके घरों के बाहर उन्होंने क्या किया? क्रॉस के निशान लगा दिए थे, जिन पर उन्हें शक होता था, जिन पड़ोसियों पर शक था, उनके बारे में पुलिस को बता दिया जाता था। उन्हें पक्का ये विश्वास था कि जो नाज़ीवाद है ना, वो ही देश की तरक्की के रास्ते पर हमको लेकर आगे जा सकता है। यही व्यवस्था जो है ना, वो सबका कल्याण कर सकती है, सिर्फ यही एक व्यवस्था। लेकिन जर्मनी का हर व्यक्ति नाज़ी नहीं था। आप सोचेंगे कि भाई हर व्यक्ति नाज़ी हो गया, ऐसा थोड़ी हो जाएगा भाई। हर देश में अलग अलग जाति के लोग रहते हैं। बहुत सारे लोगों ने पुलिस का दमन और जो मौत की आशंका थी उसके बावजूद नाज़ीवाद का जमकर विरोध किया। लेकिन जर्मन आबादी का एक बहुत बड़ा जो हिस्सा था ना, इस पूरे घटनाक्रम का मूक दर्शक था, साक्षी बना हुआ था, उदासीन साक्षी जिसको हम कहते हैं। मैनी ऑर्गेनाइज्ड एक्टिव रेजिस्टेंस, बहुत सारे तो एक्टिव थे टू नाजिज्म, ब्रेविंग पुलिस रेप्रेशन एंड डेथ। द लार्जेस्ट मेजोरिटी ऑफ जर्मन्स वर पैसिव onlookers and apathetic witnesses। मैंने बताया ना, चुपचाप मूक दर्शक बने देखते रहते थे। They were too scared to act, to differ, to protest. They preferred to look away. Pastor Niemöller, a resistant fighter, observed an absence of protest and uncanny silence amongst ordinary Germans in the face of brutal and organized crimes committed against people in the Nazi Empire. He wrote movingly about this silence। उसने बहुत शांतिपूर्ण तरीके से लिखा। लोग आंखें फेर लिया करते थे, दिल की बात तो कह नहीं पाते थे, आंखें फेर लिया करते थे, जो हो रहा है होने दो। क्या आपको भी लगता है आपके सामने रास्ते में कोई किसी को पीट रहा है, आप जानना नहीं चाहेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है? कहा तो आज के समय में यही जाता है कि ऐसी कहीं जगह जहाँ लड़ाई झगड़े हो वहाँ नहीं जाना चाहिए। पर कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें नकारा नहीं जा सकता। ऐसे ही एक व्यक्ति थे पादरी नीमूलर। उन्होंने नाज़ियों का लगातार विरोध किया। उन्होंने ये देखा कि नाज़ी जो साम्राज्य है उसमें लोगों पर तरह तरह के जुर्म किए जा रहे हैं, उन पर इतने सारे जुल्म किए जा रहे हैं, इतने सारे निर्मम कठोर दंड दिए जा रहे हैं। उनका जर्मनी की आम जनता विरोध नहीं कर पा रही थी, जनता खामोश बनी हुई थी। ये जो कार्यशैली थी, ये जो कुकृत्य हो रहे थे उनके साथ, जो ये इन सब चीज़ों के लिए उन्होंने एक बहुत ही मर्मस्पर्शी ढंग से एक कविता लिखी जो कि बुक में दी गई है। पहले वे कम्युनिस्टों को ढूंढते हुए आए तो उन्होंने कहा मैं कम्युनिस्ट नहीं था, इसलिए मैंने कुछ कहा नहीं। फिर वे सोशल डेमोक्रेट्स को ढूंढते हुए आए, कौन? नाजी। तो मैं वो भी नहीं था, इसलिए मैं चुप रहा, मैं क्यों बोलूं भाई। इसके बाद वे ट्रेड यूनियन वालों को ढूंढते हुए आए, मैं उसमें भी नहीं था तो मैं चुप रहा। फिर वे यहूदियों को ढूंढते हुए आए तो मैं यहूदी भी नहीं था, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा, ना मैंने कुछ किया। लेकिन जब अंत में सब मर गए, यानी इतने सारे लोगों को ढूंढ लिया उन्होंने, सब मर गए, अब बचा कौन? बोला अंत में जब वह मेरे लिए आए ना तो वहां पे कोई नहीं बचा था जो मेरे साथ खड़ा हो सके, क्योंकि सब मर गए। तब क्या करोगे? तब तो अपने लिए खड़े होगे। तो इससे अच्छा पहले ही दूसरों के साथ खड़े हो जाओ, जिससे कि आपके लिए कोई गलत समय आए सॉरी, आपके लिए कोई गलत समय आए तो लोग आपके लिए खड़े हो सकें। नाज़ी जो जर्मनी था उसमें यहूदी क्या महसूस करते थे, एक बिल्कुल अलग कहानी है। शार्लेट बेराट उन्होंने अपनी
डायरी के अंदर लोगों के सपनों को चोरी छिपे दर्ज किया था, लिखा था उस समय। 1945 की बात हो रही है यहाँ पर। He secretly recorded people's dreams in her diary. She secretly recorded and later published them in a highly disconcerting book called The Third Reich of Dreams. थर्ड राइक ऑफ ड्रीम्स, इस नाम की किताब उन्होंने प्रस्तुत की, प्रकाशित की। इसमें लिखा गया था, शॉर्लेट ने इस किताब में बताया कि एक समय के बाद किस तरह खुद यहूदी भी अपने बारे में नाजियों द्वारा जो फैलाई जा रही रूढ़ छवियां थी उन पर यकीन करने लगे थे। The Nazis stereotypes about them. They dreamed of their hooked noses, black hair and eyes, Jewish look and body movements. अपने जो सपने थे उसमें वो देखते थे, उन्हें अपनी नाक आगे मुड़ी हुई दिखाई देती थी, बाल आंखें काली, यहूदियों जैसी शकल सूरत चाल ढाल दिखने लगी थी। नाज़ी प्रेम में यहूदियों की जो छवियां और तस्वीरें छपती थीं वे दिन रात यहूदियों का पीछा कर रही थी, दिन रात। ये छवियां सपनों में भी उनका पीछा नहीं छोड़ती थी। बहुत सारे यहूदी इन गैस चैम्बरों में जब पहुँचे, उससे पहले ही, पहुँचने से पहले ही इन सब की वहाँ जाते जाते दम टूट गई, ख़त्म हो गए, मर गए, खप गए। गैस चैम्बरों में पहुँचने से पहले ही ख़त्म हो गए वो। दे डाइड मैनी डेथ्स इवन बिफोर दे रीच्ड द गैस चैम्बर्स। लास्ट पॉइंट, नॉलेज अबाउट द हॉलोकॉस्ट के बारे में, महाध्वंस के बारे में कुछ जानकारियां हैं यहाँ पर जो आपसे साझा की जा रही हैं, आपको बताई जा रही हैं। क्या क्या होता था उस समय, उस हॉलोकॉस्ट के बारे में जिस समय लोगों को मारा काटा जा रहा था। नाज़ी तौर तरीक़ों की जानकारी तो आपको मिली, आपने उनके बारे में जाना कि किस किस तरीके से लोगों को ले जाया जाता था, कहाँ कहाँ ले जाते थे उन्हें, क्या उनके साथ किया जाता था। तो नाज़ी शासन के जो आखिरी समय था उसमें बहुत सारे रिस कर जर्मनी से बाहर जाने लगी थी कुछ जानकारियाँ कि यहाँ कितनी भीषण रक्तपात हो रहा है, कितना बर्बर दमन हो रहा है। इसका असल अंदाज़ा तो दुनिया को जब युद्ध ख़त्म हुआ ना 1945 में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ, उसके बाद ही लोगों को मालूम पड़ पाया इसके बारे में कि वहाँ क्या किया जा रहा था लोगों के साथ। जर्मनी के हार जाने के बाद पता लगा वहाँ पर। ये पूरा जर्मन समाज के बारे में। इट वॉज ओनली आफ्टर द वॉर एंडेड एंड जर्मनी वॉज डिफीटेड दैट द वर्ल्ड केम टू बी रियलाइज दैट द हॉरर्स ऑफ व्हाट हैड हैपेंड, क्या हो रहा था उनके सामने। व्हाइल द जर्मन्स वर preoccupied with their own plight, was a defeated nation emerging out of the rubble. The Jews wanted the world to remember the atrocities and sufferings they had endured during the Nazi killing operations, also called the Holocaust. जर्मन समाज तो मलबे में दबे एक पराजित राष्ट्र के रूप में अपनी दुर्दशा से इतना ज़्यादा दुखी था, लेकिन यहूदी चाहते थे कि दुनिया इन भीषण अत्याचारों को, इन पीड़ाओं को याद रखे जो नाजी लोगों ने उनके साथ किया, उन्होंने जो यहाँ पर झेला। इन्हीं कत्लेआमों को नाम दिया गया हॉलोकॉस्ट का नाम, महाध्वंस का नाम दिया गया। जब दमन चक्र अपने शिखर पर चल रहा था ना, तो उन्हीं दिनों यहूदी टोले में रहने वाले एक आदमी ने अपने साथी से कहा था कि वो युद्ध के बाद सिर्फ आधा घंटा और जीना चाहता है। कितनी देर? सिर्फ आधा घंटा। ऐसी सोच थी, बताओ लोगों की आप उस समय। बोला युद्ध खत्म हो जाए, इसके बाद मात्र आधा घंटा मिल जाए जीने को, सुख चैन से मिल जाए जीने को, फिर चाहे मर जाऊं कोई चिंता नहीं है। शायद वे दुनिया को ये बताकर जाना चाहता था कि जर्मनी में क्या क्या हो रहा है। लोग आएंगे तो बता तो सकेगा उस आधे घंटे में कि हमारे साथ ये हुआ। जो कुछ हुआ उसकी गवाही देना चाहता था। जो भी दस्तावेज हाथ में आए उन्हें बचाए रखने की कोशिश की गई।
चाहे वो घेटोज हों या फिर वो कैंप्स हों, उनमें जो नाटकीय जीवन भोगने वाले देखे जा सकते थे कि उनके साथ क्या हुआ होगा उन जगहों पर। This indomitable spirit to bear witnesses and to preserve the documents can be seen in many ghettos and camps. Inhabitants who wrote diaries on diarrhea mili, kept notebooks and created archives. बहुतों ने डायरियाँ लिखी, बहुतों ने नोटबुक लिखी, दस्तावेज मिले वहाँ पर, इकट्ठे किए गए। लेकिन इसके विपरीत जब ये दिखाई देने लगा ना कि अब युद्ध में नात्सियों की पराजय होने वाली है, तय है, तो नात्सी जितने भी नेतृत्व थे उन्होंने अपने दफ्तरों में जितने भी सबूत थे उन सबूतों को नष्ट करने के लिए अपने कर्मचारियों को पेट्रोल बांटना शुरू कर दिया था कि लो पेट्रोल लो, ले जाओ अपने दफ्तर में जाके आग लगा दो, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन सबको एक जगह इकट्ठा करना और इस पर पेट्रोल डाल के आग लगा देना। एक भी दस्तावेज किसी के हाथों में नहीं पड़ना चाहिए। टू डिस्ट्रॉय ऑल incriminating evidence available in offices. Yet the history and the memory of the Holocaust live on in memoirs, fiction, documentaries, poetry, memorials, museums in many parts of the world today. दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में आज भी वो साहित्य, वो वृत्तचित्र, वो शायरी, स्मारक, संग्रहालय, उन सभी में इस महत्वंश का इतिहास और स्मृति आज भी जीवित है। ये सारी चीजें उन लोगों के लिए एक श्रद्धांजलि है। These are a tribute to those who resisted it, an embarrassing reminder to those who collaborated, and a warning to those who watched in silence. उन लोगों के लिए ये बहुत ही शर्मनाक यादगार है जिन्होंने ये जुल्म ढाए, जिन्होंने ये जुल्म किए, और उनके लिए चेतावनी है जो खामोशी से सिर्फ लोगों को मरते हुए देखते रहे, उनके लिए चेतावनी है। तो ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर हमें इसी बात की तरफ इशारा करता है कि कोई भी युद्ध ना वो कभी भी किसी के लिए फ़ायदे वाला नहीं होता है। सो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर 3 नाज़िज़्म एंड राइज ऑफ हिटलर आज यहीं पर कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई चीज़ें समझ में ना आई हों तो आप वीडियोस को दोबारा देखें, एक बार फिर क्लियर करें अच्छी तरीके से और इसे आगे लगातार पढ़ते रहें और देखते भी रहें। सो गाइस, थैंक यू एवरीवन।